हेलो बेटा। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा कल मैं आपको डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक जो था, और आज जो है मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाला था। कल हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, डाइपोल मूवमेंट मतलब बस एक्सिस ट्रांस देखना बचा हुआ है, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाता है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दैट लास्ट पोर्शन, सिस ट्रांस वाली एक बात, और फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करना चालू करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको सिस ट्रांस तो बताया ही था बेटा, आप लोग को याद होगा। सिस का मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड पे होता है, और ट्रांस का मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होता है। ठीक है ना? तो ये वाली बात कल मैंने आपसे कही थी। अब देखो, डाइपोल मूवमेंट की मदद से कैसे हम पता लगाएंगे कि देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये सिस है, और मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, सॉरी ये ट्रांस है, ये मॉलिक्यूल है, ये सिस है। ठीक है ना? ये है ट्रांस और ये है सिस। यदि इसका डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा और इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ये 2.75 है, ये 2.5 है। इसका वेक्टर इस तरफ आएगा, इसका वेक्टर इस तरफ जाएगा। ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, ये वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा। सो इसका जो म्यू है बराबर 0 हो जाएगा। आया बेटा? उसका म्यू जो है वो कैसा हो गया बच्चों? 0 हो गया। यदि मैं सिस वाले का देखूं तो यहाँ पर म्यू नॉन जीरो आएगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, जबकि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर म्यू नॉट इक्वल टू 0 जाएगा। करेक्ट है बेटा? बोलो, क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम सिस ट्रांस देख सकते हैं। ठीक है ना बेटा? सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है? जल्दी से बोल दो, सबको एकदम क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। चलो तो फिर अब जिसको नहीं दे रहा है वो मीटिंग में अंदर बाहर हो जाओ। ये बात हो गई है ना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी सिस ट्रांस का। क्या ऐसा हरदम होगा कि डाइपोल मूवमेंट जो है वो सिस का ट्रांस से ज्यादा ही होगा? तो ऐसा नहीं है कि हरदम ज्यादा होगा। नॉर्मली यदि सेम ही ग्रुप है, मतलब ए ग्रुप बी ग्रुप है, जैसे कि ये एग्जांपल आपको दिख रहा है। ये एग्जांपल कैसा है? ए ग्रुप मतलब ये ए मान लो और ये बी मान लो। तो इस टाइप के एग्जांपल में ऐसा होता है, लेकिन हर एग्जांपल में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है ना? तो इन जनरल और जनरली mu of cis is greater than trans but not always, ठीक है बेटा? तो हम एक तरफ लिखते हैं सिस और एक तरफ लिखते हैं ट्रांस। आइसोमर्स हैं ये, देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इनको आइसोमर्स बोलते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है ना? तो जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा उसकी पोलरिटी ज्यादा। सो सिस का डाइपोल क्या होता है? जनरली ज्यादा होता है। ट्रांस का डाइपोल क्या होता है? कम होता है। अगेन ये जनरली है, हमको वैसे वेक्टर लगा करके ही देखना पड़ेगा एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, है ना? लेकिन यदि ऐसा कन्वेंशनल एग्जाम्पल मांगे जिसमें ट्रांस जीरो होता है, सिस नॉन जीरो होता है, वहां पर ये होगा। पोलैरिटी जो होगी वो सिस की होगी, ट्रांस की पोलैरिटी बराबर या तो जीरो होगी और या कम होगी, है ना? तो जब पोलैरिटी कम है तो इसका
बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जहां पोलैरिटी ज्यादा होगी वहां चार्जेस ज्यादा होंगे, चार्जेस ज्यादा होने से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि वो वेपर नहीं बनता आसानी से। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। करेक्ट है, और ये पूरे पॉइंट इन दो को देख करके लिखे गए है ना, ये मान लो आप, हरदम ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, मतलब लिख पाए, पर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो ट्रांस का अरेंजमेंट ज्यादा सिस्टमेटिक होता है, इसमें फिटिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सिस का डाउन होता है और ट्रांस का ज्यादा होता है, बस। ठीक है बेटा, बट मैंने एक पॉइंट लिखा है कि ऐसा हरदम जरूरी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केस वाइज वेक्टर लगा लगा करके देखना पड़ेगा, जो भी केस दिया हो कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सिस का या ट्रांस का। यदि मेंशन ना करे कोई तो आप ऐसा वाला केस मानना, सिस और ट्रांस एक कन्वेंशनल केस है। ठीक है, यदि कोई बताए नहीं कि सिस ट्रांस, सिस कौन सा मॉलिक्यूल है, ट्रांस कौन सा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया, तो आप यही केस मान के आंसर लगा दे। ठीक है, चलो अब जैसे कि एग्जाम्पल लो इस पॉइंट का, नॉट ऑलवेज लिखा था ना, अब इस पॉइंट का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे कि मान लो मेरे को किसी ने बोला CH3 C C Cl H और H, ये ट्रांस है बच्चों, और CH3 C C Cl H और H, ये क्या है, दिस इज सिस। करेक्ट, दिस इज सिस। अब बेटा इसका वेक्टर देखो तो यूं लगेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसका वेक्टर किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। अब यदि इन दो वेक्टर में देखो तो 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल। इधर देखो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में और इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, यदि इन दो के टेल को आप कनेक्ट कर दोगे यूं लेकर के तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट कम आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। थीटा बराबर 0 डिग्री, इसमें थीटा बराबर 120 डिग्री। करेक्ट है, देयरफॉर म्यू ऑफ ट्रांस is greater than mu of cis in above example, ऊपर वाले एग्जाम्पल। करेक्ट है बेटा, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही काम का ये बात थी, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई ना, ये डाइपोल क्यों एक ही डायरेक्शन में से 0 हो गया, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, और वहां पर अलग अलग है, तो टेल ऑफ दी वेक्टर्स को कनेक्ट कर दो तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आपको दिखाई दे जाएगी। दे रहा है यहाँ 120 डिग्री दिखाई, इस टेल की पैरेलल शिफ्टिंग करो, इधर लेके आओ, तो यूं जा रहा है तो 120 डिग्री हो गया ना बेटा। हाँ ना बोलना पड़ेगा, जल्दी से बताना पड़ेगा। क्या सबको क्लियर है? डनाडन डनाडन डनाडन, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ये वाला आता है कि बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बता सकते हो बेटा, इसका म्यू क्या होगा? आना बोलना पड़ेगा, जल्दी से बताना पड़ेगा, इसका म्यू क्या होगा, विचार करो जल्दी से। 0 होगा, क्योंकि इसका एक वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा और ये वाला वेक्टर नीचे की ओर आएगा। अरे चौक टूट गई है, नीचे की ओर आएगा, है ना बेटा। यदि H यहाँ मान भी लो, जो कि हिडन हाइड्रोजन यहाँ पर लगा होता है, तो इसका वेक्टर भी एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, है ना। ये वेक्टर भी कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि ये वाला वेक्टर इसकी ओर आएगा यूं, और ये वाला वेक्टर यूं ऊपर की ओर जाएगा, तो ये दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये दो वेक्टर भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट टकलू हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप बताओगे ये वाला Cl Cl Cl, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेक्टर यूं ऊपर, ये वेक्टर यूं,
और ये वेक्टर u, यदि तीनों वेक्टर को सेंटर पर लाके कनेक्ट कर दो तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो इसका म्यू बराबर क्या हो गया बेटा, 0। इसका म्यू बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा। इस तरीके से भी हमको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, हमें चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि कोई ये बोलता है आपसे कि इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट कंपेयर किया जाए, तो कंपेयर कर सकते हो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट बराबर होगा बेटा। देखो ये और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट वेक्टर क्या बचा, ये आउटवर्ड, बस यही वाला बचा। बोलो हाउ। और इसका भी वेक्टर क्या हुआ, यूं आउटवर्ड हो जाए, तो ऑलमोस्ट बराबर होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस अलग अलग चीजों के कारण आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl लगे हुए हैं, तो उनके लगने से इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बेंजीन रिंग पे फर्क पड़ सकता है, उसके कारण हल्का फुल्का अंतर हो सकता है। लेकिन यदि वेक्टर के आधार पे देखें तो इसका और इसका डाइपोल मोमेंट बराबर आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली देखने पे 100% बराबर नहीं आएगा। पर हाँ, कोई एग्जामिनर ये जरूर बोल सकता है other factors are not considered, the vector sum of dipole moment will be, तो यहाँ और यहाँ वेक्टर सम, या ऑप्शन ऐसा दे दे ऑलमोस्ट इक्वल टू, या यो दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑलमोस्ट इक्वल डाइपोल मोमेंट, तो ये वाला सही हो जाएगा। बोलो हाउ, बात समझ में आ रही सब लोग को। वेक्टर तो आता है ना, इतना थोड़ा बहुत एंगल देखना आता है ना वेक्टर का, बस काम बन जाएगा आपका। चलो भाई, इसको जल्दी से आप ठोक लो, उसके बाद मैं आपको आगे का ज्ञान देता हूँ। ओके बेटा, चलो तो फिर मिटा देते हैं इसको। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो और सॉल्व कर दो, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन अभी आप ऑर्गेनिक चूंकि नहीं जानते हो, इसलिए ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल और बन सकता था, पर वो अभी नहीं बना सकता क्योंकि आपको ऑर्गेनिक का ज्ञान नहीं है। देखो बेटा, ये एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। इसका म्यू क्या होगा, अब देखने पर तो यही लग रहा है कि इसका म्यू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पर एक्चुअली 0 नहीं होता है।
उसका रीजन क्या है, आप जो चीज यहाँ मिस कर गए वो क्या मिस कर गए वो मैं आपको बताता हूँ। इस पे 2 लोन पेयर है बेटा, तो इसके 2 लोन पेयर होने से इस डायरेक्शन में यूं रहेगा, इसका वेक्टर यूं जाएगा और इसका वेक्टर यूं जाएगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। सावधान रहना इसमें। सीएल में एक ही एटम था, लेकिन यहाँ पर 2 एटम है, तो हाइड्रोजन थोड़ा सा, आपको याद है ना वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता था, यूं होता था ना वाटर का स्ट्रक्चर, तो बस कुछ ऐसे ही ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ एच की जगह आपने ये ग्रुप लगा दिया यहाँ पे। इसी प्रकार ये वाला आएगा, और एग्जामिनर पूछेगा इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो अगेन इसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा ओ सी एस टी, तो ये भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा जरूर, और बच्चे गलती भी कर देते हैं इसमें, तो आपको इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपको ये आना ही चाहिए। एक एग्जाम्पल ऐसा भी आ जाता है, हालांकि सब ऑर्गेनिक रिलेटेड है ये थोड़ा सा, जैसे इधर एक साइनाइड लिख देगा, लेकिन साइनाइड का स्ट्रक्चर बेटा यूं बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है साइनाइड का, क्योंकि कोई लोन पेयर कार्बन पे बचा नहीं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, एक इसके साथ 3 इसके साथ, अब sp हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, वो भी 180 का होगा, तो इसका वेक्टर इस दिशा में गया, इसका वेक्टर इस दिशा में गया, म्यू बराबर 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सब बच्चों को? तो साइनाइड के केस में तो 0 होगा, इन दोनों केस में 0 नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी स्ट्रक्चर्स पे, वैसे वैसे आपके लिए इस प्रकार के कोई भी प्रकार के वेरिएशन सरल होते जाएंगे। मैंने आपको थोड़ा जल्दी बता दिए हैं, नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे आपको, है ना, और भी केसेस है ऑर्गेनिक में जो कि डिस्कस होंगे जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे। फर्स्ट वाला नहीं आया भाई, फर्स्ट वाले में देखो आपके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, लोन पेयर होता है, वीएसपीआर थ्योरी क्या बोलती है, उसको यूं झुका देगा ना बेटा, झुका देगा ना यूं करके, याद करो, रटना क्यों है, ये तो आप बना लेते हो, आप याद करो, ये C6H5 की जगह, अब ये वाला स्ट्रक्चर फिलहाल आप याद कर लो, कोई बात नहीं है ना। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप हर स्ट्रक्चर को इस लेवल पे बैठ के बनाओ, क्योंकि फिर क्या आपका समय बहुत वेस्ट होगा, और वैसे भी नेचुरली ये समय के साथ आपको सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, तो फिलहाल आप यदि उसको याद भी कर लो तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? मिटा दूं, मिटा दूं। अब हम नया टॉपिक चालू करते हैं। मेरी समझ में मैंने आपको सारे इसके एग्जाम्पल्स बता दिए हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, कोई एग्जाम्पल छूटा होगा तो डाउट डिस्कशन में आ जाए, है। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं। अब क्या आता है बेटा, नया टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, करेक्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, मैंने शायद आपको ये बात बताई कि नहीं बताई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ाई थी, याद है तुम लोग को, जिसमें था लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर, जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती थी ना, वो थ्योरी किसने दी थी, वो थ्योरी दी थी ग्लिस्पी एंड नाइहोम ने, है ना। उसका नाम मैंने शायद नहीं लिखा है आपके लिए, मॉड्यूल में भी शायद नहीं लिखा हुआ है वो वाला नाम, है ना, मॉड्यूल में भी शायद नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पेलिंग मुझसे गलत ना हो जाए। BSEPR theory was given by गिलेस्पी एंड नाइहोम, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस, आप नाम टोप लेना, अच्छा रहेगा। है ना,
हाइब्रिडाइजेशन पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था, ठीक है। हाँ, GILLES GILLES, मैंने IS लिख दिया है, ESPIA, गिलेस्पी, ठीक है बेटा। एंड नाइहोम, ठीक है बेटा। चलो अब जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं। क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और क्यों जरूरत पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की? तो सबसे पहले अपन कुछ बातें लिखेंगे कि डाइपोल के बाद यही टॉपिक है मॉड्यूल में। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन। इट वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन। मुलिकन और हुंड ने ये थ्योरी दी थी। बहुत मजेदार थ्योरी और कंसेप्चुअल है। मैं पूरी थ्योरी आपको बहुत मस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। बस एक ऑर्डर सही से अरेंज हो जाए, कहीं में कोई पॉइंट ना मिस कर दूं। तो लिखे आप, इट वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन व्हिच एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज which could not be explained by VBT. Property of molecules which could not be explained by VBT. तो ये थ्योरी क्यों आई? It was given to explain some properties which could not be explained, which could not be explained by VBT, which could not be explained by VBT, like paramagnetic nature of oxygen गैस, मतलब O2 गैस, ऑक्सीजन गैस बोले तो O2 गैस, स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक NO, N2O एक्सेट्रा। ये कारण था थ्योरी के आने का। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कि MOT दी क्यों थी? टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। व्हाई VBT कुड नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन? सिंपल है कि यदि मैं O2 को देखूं तो ऑक्सीजन के लिए 1s2, 2s2, 2p4 ऐसा ही होता। और O2 का स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो O2 में डबल बॉन्ड होता है, आप लोग पता है O2 ऐसा बना हुआ होता है, और इस पे अब लोन पेयर बच जाते हैं। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज नाउ प्रेजेंट। ये एक ऑक्सीजन का हो गया कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे ऑक्सीजन का ये हो जाएगा। करेक्ट बेटा? तो ये इससे ओवरलैपिंग कर जाएगा, ये इससे ओवरलैपिंग कर जाएगा, है ना? तो अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचा ही ना बच्चों। तो जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे हो सकता है? तुम्हें मैंने कभी पैरामैग्नेटिक नेचर बताया? कभी बताया पैरामैग्नेटिक नेचर? मुझे याद है मैंने बताया है। नहीं बताया? अच्छा, नहीं बताया यार, तुम लोग को बताया मैंने। पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब जब किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है ना? इफ unpaired electron is present, unpaired electron is present, normally substance is paramagnetic in nature. Normally substance is paramagnetic in nature, ठीक है? पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है जब हम मैग्नेट अप्लाई करते हैं ना
तो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन दिखाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अरेंजमेंट चालू हो जाता है चीजों का, है ना। और मैग्नेट हटाने पर वो चीज वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना। जैसे एक डायमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है। तो डायमैग्नेटिक जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करता या रिपेल करता है हल्का सा, जबकि पैरामैग्नेटिक उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ये जो है जिनमें प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिज्म की, वो मॉलिक्यूल्स अलाइन होने लग जाते हैं, ठीक है बेटा। अब कुछ आइडिया लगा पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। तो पैरामैग्नेटिज्म होने की शर्त क्या होती है कि जो स्ट्रक्चर पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब O2 के अंदर तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, there is no unpaired electron present in O2 according to VBT। MOT बाद में जाके प्रूव करेगी कि है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन VBT के हिसाब से नहीं था, क्योंकि ये ओवरलैपिंग होती तो ये 2 पेयर हो जाते और ये ओवरलैपिंग होती है तो 2 पेयर हो जाते बेटा। आना बोलना पड़ेगा बच्चों, आना बोलना पड़ेगा बच्चों, क्लियर। जैसे जब बॉन्ड बनता ना तो इस ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल ओवरलैप करता और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते बेटा। और इसी प्रकार जो पाई बॉन्ड बनेगा, एक सिंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा, और जो पाई बॉन्ड बनता वो कैसे बनता, वो साइड ऑन ओवरलैपिंग द्वारा तो यूं बन जाता भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया में, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया में हो जाते, समझ रहे हो बात को। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं कोई, सब तो पेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है। तो वीबीटी के हिसाब से नहीं था, लेकिन एमओटी आगे जाके बताने वाली यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वीबीटी गलत क्यों है, क्योंकि बेटा वीबीटी बोल रही है कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। समझ रहे हो बात को। वीबीटी के हिसाब से तो पैरामैग्नेटिक नेचर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में पैरामैग्नेटिक नेचर देखने को मिलता है। तो वीबीटी ये बात नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। वीबीटी के हिसाब से यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो नहीं सकता, लेकिन एक्चुअली पैरामैग्नेटिक नेचर तो मिलता है। तो एमओटी थ्योरी ने ये बात एक्सप्लेन की कि क्यों यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? ओके, दैट्स गुड, ठीक है बेटा। इसके अलावा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की स्टेबिलिटी भी जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, एमओटी आगे बढ़ेगी, आपको बात समझ में आती जाएगी इसने कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा। तो अब यदि बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन, द एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चीज क्या होती है ना। अभी ये तो हो गया बेटा रीजन। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर लिख देता हूं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी molecular orbital theory, according to MOT molecular orbital theory, when two atoms combines to form molecule, atomic orbitals of equal energies, atomic orbitals of equal energies fuses together, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज फ्यूजेस टुगेदर, वो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन कौन से ऑर्बिटल फ्यूज होते हैं आपस में? ऑफ इक्वल एनर्जीज, फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक मतलब उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, मोनोसेंट्रिक, दैट इज they have only one nucleus, while molecular orbitals are polycentric,
उनमें वो सारे न्यूक्लियस होते हैं जिन एटम्स, मतलब जिन एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। मान लो दो एटम आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाया, तो दो न्यूक्लियस होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तीन ने बनाया तो तीन होंगे, चार ने बनाया तो चार होंगे, है ना। सो दे आर पॉलीसेंट्रिक, ठीक है ना, दे आर पॉलीसेंट्रिक। इसको यदि आप उतार लोगे तो मैं और आगे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एकदम मस्त समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग लाइव इसको देखते हो तो तुम्हें ज्यादा क्लियर दिखाई देता है या रिकॉर्डिंग में क्लियर ज्यादा दिखाई देता है, या दोनों में बराबर जैसे ही दिखाई देता है? लाइव में ज्यादा क्लियर दिखता है, रिकॉर्डिंग में उतना क्लियर नहीं दिखता, बराबर दिखता है। फिर ठीक है, फिर ठीक है। क्या सबने उतार लिया बेटा इसको? ठीक है ठीक है, क्या सबने उतार लिया इसको? ओके दैट्स कूल। अरे यार कल मैंने सोचा था एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसका बैक कैमरा लगा के देखूंगा, भूल गया मैं एक्सपेरिमेंट करना। चलो भाई, अब चलो भाई, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा क्वालिटी कम होता है, या ऐसा मुझे भी लगता है। खैर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। तो जहां तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये बताया भाई पॉलीसेंट्रिक होता है ना। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पर, एक्चुअल होता क्या है फ्यूजन के दौरान, वो बात समझते हैं। देखो अब तक क्या होता था हाइब्रिडाइजेशन में, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग तो होती थी, लेकिन सिर्फ उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती थी जो सेंट्रल एटम के थे और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, या बॉन्डिंग में नहीं सॉरी, जो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल, या वो ऑर्बिटल जो कि कुछ हद तक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, ये जरूरी नहीं है कि हर ऑर्बिटल जो मिक्स हो हाइब्रिडाइजेशन में वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी कर सकता है पार्टिसिपेट, है ना बेटा। क्या बात क्लियर है सब लोग को बेटा? क्या बात सबको क्लियर है? कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट, है ना। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, इन मॉलिक्यूलर, अरे यार बार बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं लिखूंगा, एमओटी लिखूंगा। इन एमओटी ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अब एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी, है ना, एक्सेट्रा। हालांकि यहां तक हमें जाना नहीं पड़ता क्योंकि एस और पी के बाद एमओटी हमारे सिलेबस से ही बाहर हो जाती है। In molecular orbital, all atomic orbitals of two atoms fuses. Unlike fuses or mixes, unlike hybridization, where atomic orbitals
of only central atom mixes. अब आप एक बात याद रखना बेटा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमारे सिलेबस में है वो 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक है, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक है। और होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स, जब दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हो, उनके लिए ज्यादा सक्सेसफुल है। यदि होमो एटमिक मॉलिक्यूल मतलब जब दो सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। क्लियर है बेटा? यहां लिख देता हूं नोट, MOT is more applicable, more successfully applicable, more successfully applicable to homoatomic molecules, homoatomic molecules in our syllabus. It is given only up to 20 electron species. दिखाई दे रहा है सब लोग को मैं क्या लिख रहा हूं? सबको दिखाई दे रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? ओके, दैट्स गुड, कूल। लैपटॉप पे तो बहुत बड़ा बड़ा देता है दिखाई। इन आवर सिलेबस इट इज गिवन अप टू 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जो लोग टीवी पे देखते हो ना और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। टीवी पे देखते हो तुम लोग? कोई टीवी पे भी देखते हो क्या? वाह यार, मैं तो स्टार हो गया। भगवान पता है आपकी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन वो जिस रूप में आपकी इच्छाएं पूरी करता है नोबडी नोज। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, अब अपनी इच्छा थी अपन एक दिन पिक्चर में काम कर लें, कोई टीवी सीरियल में ही कोई रोल मिल जाए भाई, टीवी पे दिखाई दे। अपन रोज टीवी पे दिखाई देते हैं, लेकिन पढ़ाते हुए दिखाई देते। मेरे को तो बेटा बहुत कुछ बनना था। मेरे को IAS भी बनना था, मेरे को क्रिकेटर भी बनना था, मेरे को टीवी एक्टर भी बनना था, मेरे को फिल्म हीरो भी बनना था, बहुत कुछ। या नाउ सो in our syllabus it is given up to 20 electron species only. बनना था नहीं मतलब बनना है अभी भी। जैसे आप में से यदि कोई फिल्म बनाता हो तो प्लीज मुझे याद करें। ओके, नाउ इन आवर सिलेबस इट इज गिवन ओनली अप टू 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। समझ लो? वेरी नाइस। अब देखो बेटा होता क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, इससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल H2, C2, B2, O2, N2, F2 एक्सेट्रा, इन सब में एप्लीकेबल। ठीक है ना? अब मैं एग्जांपल लेता हूं फ्लोरीन का। फ्लोरीन में जब MOT लगती है तो क्या होता है आप देखना। फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं? 1s2, 2s2, 2p5। तो इसका एक 1s आएगा, इसका एक 2s आएगा, एक 2px, एक 2py और एक 2pz आएगा। करेक्ट है बेटा? This is 1s, this is 2s, this is 2px, this is 2py and this is 2pz। किसी को भी कुछ भी लिख सकते थे। अब दूसरा फ्लोरीन 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। करेक्ट है बेटा? जब मिक्सिंग होती है तो क्या होता है? 2s, बेटा ये और ये आपस में मिक्स होता है। ये यदि छोटू इस बड़ू से मिक्स होने के लिए चला गया तो वो उसको पुचकारेगा, बेटा अपने अपने औकात में रहो, अपने वाले के पास जाओ। तो 1s से मिक्स करेगा। क्या बात समझ में आ रही बेटा? आना बोलना पड़ेगा। 1s से मिक्स करेगा और ये दोनों आपस में मिक्स करके, ये दोनों तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। समझ रहे हो बात को? ये 1s और ये 1s आपस में मिक्स करके नया ऑर्बिटल बनाएगा
और नए कितने बनाएंगे, जितने कंबाइन हुए थे उतने ही नए बनेंगे, हम दो हमारे दो, बोलो 1s आपस में कंबाइन हुए, नए बनेंगे, जो नए बने उनका कुछ कुछ नाम होगा बेटा, उनका कुछ कुछ नाम होगा, बताएंगे नाम क्या होगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं 1s से कंबाइन होगा, 2s से कंबाइन होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे 1s 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म, 2s कंबाइन होंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म, 2px से कंबाइन होगा, 2py से कंबाइन होगा, और 2pz से कंबाइन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये कंबाइन होंगे और नए ऑर्बिटल बनेंगे तो उनके कुछ ना कुछ नाम पड़ेंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब वो नए बन जाएंगे तो उनके कुछ ना कुछ नाम पड़ेंगे, तो हम उनके नाम क्या होंगे वो मैं आपको इसके बाद समझाता हूं, सबसे पहले आप इसको थोप लो, ठीक है बेटा। जैसे आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर जगह है क्या मेरे पास खाली? नहीं, इधर नहीं, नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, आप इसको पहले टोप लो। हाँ, मैं आपको यहाँ ये जरूर लिख देता हूँ, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना बेटा, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के भी नाम होते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं s p d f, है ना, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम होते हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार, ऐसे नाम होते हैं, करेक्ट है बेटा। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम होते हैं s p d f, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम होते हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार। अब नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूं उनके एग्जैक्ट नाम क्या होंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, जब आप लोग बोलेगा कि आपका हो गया कंप्लीट तो हम आगे बढ़ती। और बेटा अच्छे नोट्स बनाया करो, देखो अभी जो आप नोट्स बना रहे हो ना, मैंने वो नोट्स देखे हैं, बहुत सुंदर हैं, पर एक चीज मैं चाहता हूं अभी भी आपके नोट्स से, जो बात क्या है कि जो मिडिल की बातें जो मैं बोलता हूँ पढ़ाते हुए, वो भी लिख लिया करो नोट्स पे, है ना, वो भी लिख लिया करो आप नोट्स में, जो बीच बीच में बातें बोलता हूँ ना वो भी आप नोट्स में लिख लिया करो। मैं हो सकेगा तो आपको एक कॉपी दूंगा, लास्ट ईयर एक बच्ची ने नोट्स बना करके मेरे को भेजे थे, शायद पीरियोडिसिटी के ही नोट्स थे, किसके थे, वो बीच बीच की सारी बातें लिख मारती थी वहां पे, तो उससे क्या था, वो नोट्स आपको बहुत याद रहेंगे, बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं ना, कोशिश किया करो यदि लिख पाओ तो। चलो आओ और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और ज्ञान की गंगा बहाएं, ठीक है ना। हम सब लोग एक दूसरे से ही बेनिफिट होते हैं, और ये बात तय है कि जो जितने अच्छे नोट्स बनाता है ना उसको उतना ही बढ़िया याद भी रहता है, क्योंकि अपने लिखे हुए नोट्स सबको याद रहते हैं। इसलिए कई टीचर्स ये भी करते हैं कि बच्चों को लिखने नहीं देते, कहते खुद ही लिखो जो लिखना है, जो समझ में आया वो लिख लो, कई टीचर्स ऐसा करते हैं बेटा। हाँ, एग्जाम्पल भी नोट किया करो, जो मैं आपको जो भी एग्जाम्पल देता हूँ वो एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया, समझ रहे हो बात को, उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे कि मान लो पराग जो है वो धक्का दे रहा है अंकित को, तो तुमने क्या किया, बगल में लिख लिया पराग अंकित को धक्का दे रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी बाद में जब आप रिवीजन करोगे, अरे वाह सर ये कहना चाह रहे थे। वैसे तो अब ये वाली कमी एक तरीके से पूरी हो गई है जब से आपको वीडियो लेक्चर मिलने लग गए। पहले जब कोरोना नहीं था तब ये समस्या क्या होती थी कि एक बार जो लेक्चर पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, वो वीडियो रिकॉर्डेड तो मिलता नहीं था, ठीक है बेटा। और कुछ बच्चे, जैसे बच्चों को गलतफहमी रहती है, सर कब से सर एलएन खुलेगा, हमारी अभी पढ़ाई कम हो रही है, एलएन आएंगे तो पढ़ाई ज्यादा चालू हो जाएगी, है ना। ये सब बेटा जो भुलावे हैं ना आपके जीवन के, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं सुनने में, मुझसे हर साल ये बात बच्चे करते हैं और मैं सुन करके मन मन मुस्कुराने लगता हूँ, है ना बेटा। एक बात याद रखना, जो बच्चा अपने घर पे नहीं पढ़ सकता ना उसके लिए बाहर पढ़ना और ज्यादा मुश्किल है, ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है बेटा, आप ये बात नोट कर लो बेटा। जो बच्चा अपने घर पे नहीं पढ़ता ना उसके लिए बाहर पढ़ना ही बहुत मुश्किल है, बशर्ते उसके घर में कोई हैवी डिस्टरबेंस ना हो, माँ बाप उसको रोज कूटते हो, आपस में खूब झगड़े होते हो, रोज बर्तन एक दूसरे के ऊपर फेंक के मारते हो,
मेहमान ही मेहमान घर में बैठे रहते हो, आस पड़ोस का काम करने भी अपन को ही जाना पड़ता हो, तो फिर एक अलग बात है। यदि ये सब कंडीशंस नहीं है तो जो घर में नहीं पढ़ सकता वो कहीं नहीं पढ़ सकता। आप लिखा लो इस बात, क्योंकि घर में केयर होती है हमारी। चाय चाहिए मम्मी ला देगी, सो गए मम्मी जगा देगी, किसी से मोबाइल पे ज्यादा बात करी मम्मी टोक देगी। तो आप सोचो, घर में सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छे होते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन आगे बात करते हैं और आगे की बातें सुनते हैं। और आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है बच्चों कि ये मिक्स हुए, ये 1s और ये 1s आपस में मिक्स हुआ और इन्होंने मिक्स होकर के नए दो बना लिए। अब एस वाले जो होते हैं ना बेटा, एस वाले जो होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हरदम। याद करो याद करो याद करो, एस ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता था? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और ये कन्वेंशन है, मतलब परंपरा है कि पीजेड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और पीएक्स और पीवाई पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये परंपरा है, ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन परंपरा ये है कि पीजेड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और पीएक्स और पीवाई पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो जो जैसा बॉन्ड बनाएगा उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम उसी के जैसा पड़ जाता है। तो ये थे दो 1s 1s, इनसे दो उत्पन्न हुए और ये दो खत्म हो गए। वाह क्या रिप्रोडक्शन है। ये दोनों खत्म हो गए और दो नए उत्पन्न हो गए। जो दो नए उत्पन्न हुए, एक का नाम था सिग्मा और एक का नाम था सिग्मा स्टार। एक का नाम था सिग्मा, एक का नाम था सिग्मा स्टार। फिर मैंने उनसे पूछा और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो मैंने कहा बाबा तो तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला सिग्मा। मैंने कहा अच्छे समझ में नहीं आया, पूरा नाम बताओ बेटा। जैसे कि आप लोग से मैं आपका नाम पूछूं तो आप अपना नाम मुझे कुछ ना कुछ बता दोगे। लेकिन फिर मैंने पूछा कि दोनों में नहीं होते, क्या बोल रहा है? तो मैंने आपसे ये पूछा कि सिग्मा और सिग्मा स्टार दो ऑर्बिटल है, 1s डिस्ट्रॉय हुआ और क्या हुआ? सिग्मा सिग्मा स्टार प्रोड्यूस हो गया। मैंने बोला पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। तो उसने बोला अच्छा ऐसे आ रहे हो, पूरा नाम मेरा है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। तो मैं कहो अच्छा बेटा तुम 1s के हो। तुम लोग यदि गांव में रहते हो, छोटी जगह में रहते हो, तो वहां आस पड़ोस के लोग कई बार पूछते हैं और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला हमारा नाम कल्लू है, कल्लू। तो फिर उनसे वो पूछते हैं कल्लू कौन के हो? कौन के हो मतलब किसके लड़के हो? तो बोले वीर सिंह के मोड़ा है। तो फिर बोलते अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल्लू वीर सिंह के मोड़ा। तो पूरी बात समझ में आ गई कि नाम कल्लू, मोड़ा मतलब लड़का, किसका है? वीर सिंह का लड़का है। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई बेटा? तो इससे भी पूछा कि पूरा नाम बताओ बेटा, सिग्मा से काम नहीं चलेगा। तो उसने बोला सर मेरा नाम है सिग्मा 1s। मैंने कहा अच्छा तो 1s से उत्पन्न हुए हो? बोले हाँ। और सिग्मा स्टार 1s। क्या चमका? क्या नाम चमका? जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसका नाम सिग्मा पड़ जाएगा, जो पाई बॉन्ड बना है उसका नाम पाई बॉन्ड पड़ जाएगा, जो डेल्टा बॉन्ड बना है उसका नाम डेल्टा पड़ जाएगा। समझ लो, समझ लो। अब सिग्मा भी दो टाइप के, सिग्मा और सिग्मा स्टार। अब कब सिग्मा बनता है कब सिग्मा स्टार बनता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना बेटा। तो जो सिग्मा वाला होता है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ये सिग्मा वाला है ना इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कब बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, एनर्जी लेस, स्टेबिलिटी मोर, स्टेबिलिटी मोर। तो सिग्मा स्टार 1s क्या हो जाएगा बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्ड को तोड़वाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन रहता है ना तो बॉन्ड कमजोर पड़ता है, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन रहता है तो बॉन्ड मजबूत होता है। तो सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जीज मोर, लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा। अब दूसरा वाला तुम लोग मेरे को बता दोगे, यदि मान लो ये दो आपस में कंबाइन हुए तो नए दो बनेंगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो नए दो का नाम क्या होगा? ये 2s और ये 2s। आई होप सो आप बता दोगे, है ना।
हाँ बिल्कुल, आप इसका नाम बोलोगे सिग्मा और इसका नाम सिग्मा स्टार, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसलिए नाम सिग्मा, लेकिन पूरा नाम बताना पड़ेगा। तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। चमका 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 चमका। मान लो ये 2px है और ये 2px है, करेक्ट है। ये 2px है और ये 2px है, करेक्ट है। अब ये जब आपस, तो कोई बच्चा मुझे बताए इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। क्या इसका नाम, अभी अभी तो बताया था मैंने, pz ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो x और y कौन सा बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो इसका नाम क्या होगा, पाई। तो इसका नाम क्या होगा, पाई स्टार। पर इसका पूरा नाम क्या होगा, पाई। पाई के पीछे क्या लगेगा, पप्पा का नाम, पाई 2px, पाई स्टार 2px। यहाँ पापा मम्मी दोनों का नाम सेम ही है, 2px। समझ लो। अब मान लो 2py आपस में हुए कंबाइन और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। ये होगा पाई और ये होगा पाई स्टार, ये होगा 2py और ये होगा 2py। पर यदि ये दो आपस में कंबाइन हुए तो इट विल फॉर्म, यू नो दैट, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। by convention 2pz forms sigma bond, 2pz forms सिग्मा बॉन्ड। ये परंपरा है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। बस इतना लिखना सही है। यदि किसी पागल ने पूछ लिया तो आप बोल सकते हो ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द, ड्यू टू द पर्टिकुलर शेप ऑफ 2pz। हालांकि वो सिर्फ एटकिंस में एक जगह लिखा हुआ है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं होता है, ठीक है ना। आ गया सबको समझ में, आ गया सबको समझ में, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। ये सिर्फ मैंने बताया नाम क्या होते हैं, अभी ये बताना है किस मुहूर्त में उत्पन्न होते हैं। अभी तो सिर्फ बताया नाम क्या होता है, अभी बताएंगे किस मुहूर्त पे उत्पन्न होते हैं। फिर ये बताएंगे कि ये जो उत्पन्न हुए हैं इनके शेप कैसे होते हैं। अभी तो सिर्फ नाम बताएं, अभी बताएंगे मुहूर्त क्या था जब ये उत्पन्न हुए, फिर बताएंगे इनके शेप कैसे होते हैं, तब जाकर के एमओटी आगे एडवांस होगी। कल का दिन भी इसमें लग जाएगा। यदि कल भी खत्म हो गई तो मान लेंगे कि जल्दी ही खत्म हो गई। मिटा दूं क्या इसको बेटा मैं, ओके। वेटिंग बेटा, वेटिंग, जल्दी जल्दी करो, हम वेटिंग करते, जनार्दन, हो गया, ठीक। अब सुनो बच्चों, चलो भाई, अब यदि हम थोड़ा और ध्यान दें चीजों पर, तो आप समझना। और उसमें क्या है कि हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये पढ़ रही है आपने कि नाम क्या दिए, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम क्या होंगे, है ना। हाउ molecular orbitals are how bonding and anti-bonding molecular orbitals are formed. How bonding
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आगे से इनको मैं BMO बोलूंगा, हाउ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। वो कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बहुत सरल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है कि यदि अपन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा पीछे चले, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पे थोड़ा सा पीछे चले, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती थी, यदि आपको याद आता हो तो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने आप लोग बताई थी थोड़ी सी, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। तो वहां पे अपन ने एक साई की बात की थी, यदि आपको याद हो। साई क्या रिप्रेजेंट करता था, साई एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रिप्रेजेंट करता था, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता था। याद आया सब लोग को बेटा, याद आया ना सब लोग, ठीक है ना। चलो, तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इधर लिखता हूं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वन एटम स्पीशीज, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ H2 molecule. According to Schrodinger wave equation, each orbital has its wave function, has its wave function given by psi, given by psi। ठीक है बेटा, हर एटॉमिक ऑर्बिटल का अपना एक वेव फंक्शन होता है जिसको कि साई अपन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास में एटम ए है, इसका वेव फंक्शन मैंने साई ए बोल दिया। एटम बी है और इसका वेव फंक्शन मैंने साई बी बोल दिया। करेक्ट है। जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, तो बेटा वेव को यदि मैं दिखाऊं तो इस वेव को मैं कुछ यूं दिखा सकता हूं और इसको भी मैं कुछ यूं दिखा सकता हूं, है ना। तो दो तरीके से वो कंबाइन कर सकती हैं वेव्स। When overlapping of these orbital will occur, their waves may combine in two different fashions. कैसे? नंबर वन, एडिटिव ओवरलैपिंग हो सकती है, एडिटिव ओवरलैपिंग हो सकती है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं एडिटिव ओवरलैपिंग ही बोल देते हैं ना। वैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके भी शब्द होता है, लेकिन अभी आपने इतना फिजिक्स पढ़ा नहीं है तो पता नहीं होगा, है ना। ये एडिटिव ओवरलैपिंग होती है और ये सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होती है। समझाता हूं कैसे। सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होती है, करेक्ट। जैसे मान लो ये दो वेव फंक्शन एडिटिव ओवरलैपिंग हुई, तो जब दो वेव फंक्शन आपस में या दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो सेम फेज में होंगी। वेव आर इन सेम फेज। बेटा जब सेम फेज में ही कंबाइन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दोनों वेव यदि सेम फेज में कंबाइन करेगी तो क्या एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बढ़ जाएगा बेटा। आप लोगों ने समुद्र में देखा होगा, दो लहरें जब एक साथ आती हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और जब एक दूसरे के क्रॉस आएंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, अब इसका थोड़ा भी आइडिया आपको ज्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 10th में आपने पढ़ा हो थोड़ा वेव्स, 10th में है क्या वेव चैप्टर, मेरी समझ में तो था नहीं, था क्या वेव चैप्टर था 10th में, नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक था शायद, है ना, करंट था, ये सब था, लेकिन वेव नहीं था। साउंड 11th में होगा, साउंड 9th में होगा, साउंड 9th में होगा। हाँ, बात थोड़ा बहुत साउंड में वेव्स पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत, हाँ हाँ वहां पढ़ा होगा आपने। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साउंड में पढ़ा होगा आपने,
क्यों कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्या कहते हैं साउंड नहीं है, नहीं पढ़ा? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, ऐसा क्यों है? लेकिन यार सीबीएसई में तो दिया हुआ है सब। हाँ मैंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ाया था, चलो कोई बात नहीं। अब आपका वेव आएगा, बहुत डिटेल में आएगा फिजिक्स में। अभी तो आपका सिंपल सिंपल लिटिल स्टार काइनेमेटिक्स चल रहा है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, अंत तक आएगा, है ना? चल नाउ ये जो मिले इस समय तुम देखो, इस वेव का यूं जा रहा है ये, और ये वेव यूं जा रही है, मतलब इसका फेज ये प्लस वाला है, इसका माइनस वाला है, इसका माइनस वाला है, इसका प्लस वाला। मतलब जिस समय ये मिले इनके फेजेस अपोजिट थे, इनके फेजेस अपोजिट थे, तो फेज अपोजिट थे तो इसका एम्पलीट्यूड खतरनाक रूप से गिर जाएगा बेटा, या कैंसिल आउट ही हो जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। तो इस समय जो ऑर्बिटल बनता है वो ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस समय जो ऑर्बिटल बनता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, जो वेव फंक्शन है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वेव फंक्शन फॉर एटम ए, for atom A is given by psi A, and for atom B is given by psi B। तो इसका वेव फंक्शन जो होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा psi BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो होगा बच्चों psi A प्लस psi B। जबकि यहां पर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा वो होगा, बताओ बेटा, आप लोग बता सकते हो, वो होगा साई ए माइनस साई बी। एकदम करेक्ट है, हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि इतनी तो बात खत्म होगी बेटा, यहां तक तो सबने लिख लिया, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, अच्छा देयरफॉर एक बात और भी लिखूं मैं आपसे कि कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? कंबाइंड प्रोबेबिलिटी of finding electron in atom A and B is equal to psi A square plus psi B square। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम ए क्या होगी बेटा? वेव फंक्शन ऑफ एटम ए इज psi A, therefore probability of finding electron in atom A is equal to psi A square। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? psi A स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ना, बोलना पड़ेगा, बोलो 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 बोलो, psi स्क्वायर के द्वारा करते हैं। अच्छा, तो पॉफी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को आगे से मैं पॉफी लिखूंगा, पॉफी B क्या होगा बेटा? दैट विल बी psi B स्क्वायर। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन टू एटम, इसकी psi A स्क्वायर, इसकी psi B स्क्वायर, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? psi A स्क्वायर प्लस psi B स्क्वायर। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब जो लोग मैथ्स जानते हैं थोड़ा सा, जो लोग मैथ्स थोड़ा सा जानते हैं, मैं उनसे पूछूं कि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या वो psi A स्क्वायर प्लस psi B स्क्वायर प्लस 2 psi A psi B होगी? क्योंकि वो psi A प्लस psi B का होल स्क्वायर होगा। आना बोलना पड़ेगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी? psi A स्क्वायर प्लस psi B स्क्वायर माइनस 2 psi A psi B। बोलो आओ,
आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर -2 साई ए साई बी। अब मान लो यदि दोनों एटम एक ही हुए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन टकलू हो जाएगी। कब? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? क्या बात सबको समझ में आ रही? वेरी नाइस, वेरी गुड। टाइम टकम चाहिए चुम चुम। चलो चुप इसको। उसके बाद मैं लिख दूंगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग बीएमओ एंड एबीएमओ में लिखूंगा। आप पहले इतना ठोक लो झटापट फटाफट, झटापट फटाफट। लास्ट लाइन रिपीट कर ये वाली बेटा। कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम ए एंड बी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। वो जो उसके बारे में बोली है, इसके बारे में जो लाइन बोली है वो अभी भी लिखने वाला हूँ बोर्ड पर, मैंने लिखी नहीं है अभी, मैंने लिखी नहीं वो लाइन, अभी लिखूंगा बोर्ड पे, सिर्फ बताई है, डोंट वरी। पहला समझ लो, एटम ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई ए स्क्वायर है, एटम बी में साई बी स्क्वायर है। यदि दोनों की कंबाइन कर दी जाए तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर होगी। जैसे कि यदि तुम्हारे पास 10 का नोट है और तुम्हारे दोस्त के पास 20 का नोट है तो कंबाइन तुम्हारी दौलत 30 रुपए है। क्लियर है बेटा इतनी बात? है ना? ऐसा है। अब जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में क्या प्रोबेबिलिटी हो अभी इससे बताई है, लिखी नहीं है, अब लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आओ लिखें। बस ये कोवलेंट बॉन्ड की लास्ट थ्योरी है, इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड खत्म हो जाएगा बेटा। दो ही बॉन्ड थोड़े से डिफिकल्ट है, मतलब ज्यादा पढ़ना है जिनमें, एक कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा आयनिक बॉन्ड। बाकी तो सब छोटे छोटे, डिफिकल्ट नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड समझने का है, बहुत कम लोगों को आता है हाइड्रोजन बॉन्ड समझने। ज्यादातर लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ जाता है, लेकिन उन्हें कभी ये समझ में नहीं आता कि उन्हें वो समझ में आया ही नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब आपके लिए लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन BMO इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ABMO इज साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर -2 साई ए साई बी। लास्ट चीज मैंने आपसे ये बोली थी कि मान लो दोनों एटम एक ही हैं एग्जैक्ट, तो साई ए और साई बी की वैल्यू सेम हो जाएगी बेटा, आना बोलना पड़ेगा। साई ए साई बी की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर -2 साई स्क्वायर। बोलो हाउ, बोलो हाउ, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये मैंने आपसे कहा था। चलो इतनी बात आपको समझ में आई कि कब कौन बन रहा है, कब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है, कब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। ठीक है बेटा? अब मैंने आपको नाम बता दिए, किस मुहूर्त में बनते हैं वो बता दिया। मुहूर्त क्या है? जब दो एटम ओवरलैप करें तो उस समय उनके वेव फंक्शन एक ही फेज में हो। BMO is formed when two atoms combines in the same phase. BMO is formed when two combining orbitals
has wave function in same phase. In same phase, antibonding molecular orbital is formed when two combining orbitals has wave function in opposite phase. Opposite phase. ये हो गए उनके मुहूर्त बेटा, है ना। अब शेप की बात करते हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप कैसे होते हैं, दिखते कैसे, है ना। अभी अपन ने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम क्या होते हैं, फिर देखा मुहूर्त क्या है उनके बनने का, अब बोल रहे हैं दिखते कैसे हैं। जैसे मान लो ये 1s है और ये 1s है और ये 1s है, आपस में कंबाइन हुआ बेटा। दो टाइप से हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और एडिटिव ओवरलैपिंग हुई। अभी के लिए आप ये समझ लो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब सेम फेज में वेव्स मिल रही है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वेव्स जब मिल रही हैं तो अपोजिट फेज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एडिटिव के बाद सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग करेक्ट है। तो जब 1s कंबाइन हुए सेम फेज में, देयर वाज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और एडिटिव ओवरलैपिंग, और ये सेम फेज में कंबाइन हुए। करेक्ट है बेटा, करेक्ट बेटा, सेम फेज में कंबाइन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एडिटिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो जब सेम फेज में कंबाइन होंगे तो कैसा होगा बच्चों, तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि ये गोला और ये गोला, इधर भी प्लस साइन इधर भी प्लस साइन। अच्छा, ये प्लस साइन क्या है, ये सिर्फ फेज ऑफ द वेव को बता रहा है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, ये गोला और ये गोला, इधर भी नेगेटिव साइन इधर भी नेगेटिव साइन। ये साइन क्या बता रहे हैं, साइन इज ओनली टेलिंग अबाउट द वेव फेज। मतलब इसको रिप्रेजेंट करूं तो पता है कैसे लिख सकता हूं, ऐसे यू कंबाइन प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव। इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिख सकता हूं, यू लिख सकता हूं। बोलो आ रही है बात समझ में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये वाला सिर्फ फेज को बता रहा है, जिस समय कंबाइन हुए उस समय फेज कौन सा था, जिस समय कंबाइन हुए उस समय फेज कौन सा था। आ गया समझ में, क्लियर थी बात। ये पॉजिटिव साइन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, फेज ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों चीजें सेम फेज में कंबाइन हुई हैं, तो जो इनका ऑर्बिटल बनेगा बेटा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखेगा। अब कल समझाऊंगा भी इसको कि इसका मतलब क्या है। या तो ऐसा दिखेगा ये, या फिर ये ऐसा भी कोई दिखा सकता है, नेगेटिव नेगेटिव। इतना ही गोलू ये भी होना चाहिए था, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम गोलू बना दिया है। लो, और दिस वन, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिग्मा 1s। और जब ये दो कंबाइन होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस 0 हो जाएगी बेटा। यदि दोनों एटम सेम हुए तो क्या होगा, यहाँ पर क्या गिर जाएगा, यहाँ पर नोड गिर जाएगा। नोड तो याद आया तुम लोग को, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो इसको प्लस लिखूंगा, इसको माइनस लिखूंगा। कुछ चमका क्या, आज का समय समाप्त हो गया है। अब कल एमओटी में आपको पूरी पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करा दूं, काफी डिटेल थ्योरी है, पर कल इसी पार्ट से मैं वापस से चालू करूंगा। आई सपोज दैट आज का समय, अरे अभी 1 आध मिनट बचा हुआ है, तो ठीक है ना, इतना तो आ गया ना बेटा आपको समझ में। ये दोनों क्या है, एबीएमओ है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ये वाले जब कंबाइन हुए तो चूंकि अपोजिट फेज में कंबाइन हुए, तो इसके लिए डायग्राम कैसा बनता, ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस क्या हो जाती, 0 हो जाती। अरे बोला ना बेटा, जब ये दो आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो आपको याद है साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई साई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना बेटा। दोनों अपोजिट फेज में कंबाइन है, दोनों अपोजिट फेज में कंबाइन हुए, याद आया।
ठीक 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 ठीक। साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, जब ए और बी दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा ना बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, नोड गिर गया। यहाँ पर नोड गिरने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। आज की सेवा समाप्त होती है, अब कल पढ़ाएंगे। आज के लिए विदा लेते हैं, चाचा बाय बाय, सी यू। ठीक है बेटा, चलो बेटा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ाई बहुत सारी करते रहें। बाय बाय बच्चों।